A very good morning to all future officers. अगस्त 2018 इट मीन्स कल की हम बात कर रहे हैं। कल यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है फॉर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये इनकी वेबसाइट है upsconline.nic.in। यहाँ पे जाकर के आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशन पे क्लिक करके ये देखिए, यहाँ पे पहला ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम आ गया है नोटिफिकेशन कल, और इसको आप भर सकते हैं 7 सितंबर तक। तो आप जल्द से जल्द ये 2 पार्ट भर दीजिए। फॉर्म फीस 200 रुपीज़ ओनली है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम जो न्यूज़ कवर करने वाले हैं, एफडीआई, एफपीआई एंड एफआईआई के बारे में जानेंगे। क्या तीनों चीज़ें होती हैं, क्या डिफरेंस होता है। सुभिक्षा केरलम प्रोजेक्ट क्या है, उसके बारे में जानेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक इकोनॉमी की टर्म है, इकोनॉमी की, इसके बारे में जानेंगे। नो गो एरियाज कौन से होते हैं, उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। अफ्रीकन चीता, इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई है, इसके बारे में जानेंगे। निंजा अनमैन्ड एरियल व्हीकल अभी रिसेंटली कहीं यूज़ हुआ है, उसके बारे में भी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट न्यूज़। देखिए, कल की न्यूज़ में हमने ये पार्ट कवर किया था, अटॉर्नी जनरल। तो आज की न्यूज़ में बात हुई थी सॉलिसिटर जनरल की, उनका एक बयान आया था। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे सॉलिसिटर जनरल कौन है। देखिए, अटॉर्नी जनरल अभी हमारे करंटली जो है वो है के वेणुगोपाल जी। ओके, ये अटॉर्नी जनरल है इंडिया के। इनके बारे में हमने, अटॉर्नी जनरल के काम क्या होते हैं, सारी चीज़ें, वर्किंग प्ले, कौन उसको अपॉइंट करता है, सारी जितनी भी प्रोफाइल है उसको हमने कल की वीडियो यानी अगस्त 18 की वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है। आप चाहें तो उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं, स्टार्टिंग में ही आपको ये चीज़ मिल जाएगी। सॉलिसिटर जनरल इंडिया के कौन है, तुषार मेहता। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। ध्यान देने वाली बात ये है, अटॉर्नी जनरल जो है उनको असिस्ट करता है सॉलिसिटर जनरल। ओके, एक सॉलिसिटर जनरल एंड 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल को। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी पोस्ट है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। एफडीआई का जिक्र हुआ है। कर्ब्स ऑफ चाइना एफडीआई हिट जीएम कार प्लांट सेल। एक जनरल मोटर्स का एक प्लांट है, उसकी सेल की बात चल रही है, और उसको सेल कहाँ किया जा रहा है, चाइना की किसी कंपनी को किया जा रहा है। तो उस पर थोड़ा ऑब्जेक्शन उठ रहे हैं। देखिए, तो हमें इसमें से बस बाकी कुछ नहीं जानना, क्या सेल हो रहा है क्या नहीं, एफडीआई के बारे में जानते हैं। तो जब हम एफडीआई की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 3 चीज़ आनी चाहिए सबसे पहले, एफडीआई, एफपीआई एंड एफआईआई। एफडीआई क्या होता है, सबसे पहले एफडीआई को समझते हैं। एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसा कि नाम में ही है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन से जो भी इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट आ जाए। ओके, इस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, कोई भी कंपनी किसी फॉरेन कंपनी के बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाती है और उस फॉरेन कंट्री के जो बिजनेस है उनको खरीदती है, या वहाँ पे वेयर हाउस बनाती है, या बिल्डिंग्स परचेज करती है, या कंपनीज को परचेज करती है, तो उसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को जब परचेज किया, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को, तो उसको हम कहेंगे एफडीआई, वो एफडीआई था। एफपीआई क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो कंपनी है कोई, या फॉरेन की कोई कंपनी है, वो किसी अदर कंपनी के फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट कर रही है। टर्म याद रखिएगा, फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट कर रही है मींस उसके बॉन्ड्स खरीद रही है, उस कंट्री के उसके स्टॉक्स खरीद रही है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही है, ये सारी चीज़ें कर रही है, यानी फाइनेंशियली एसेट में इन्वेस्ट कर रही है, तो उसको हम कहेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इन दोनों में एक डिफरेंस है। एफडीआई में ये लॉन्ग टर्म चीज़ होती है, जैसे 15 साल, 25 साल, 35 साल के लिए ये चीज़ की जाती है, और ये होता है शॉर्ट टर्म अटेम्प्ट, कि कुछ टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया और फिर पैसा कमा लिया। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। यहाँ पे कुछ कंपनी ऐसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करती है किसी भी कंपनी में, वो बस क्या करती है, स्टॉक्स खरीद लेती है कुछ टाइम के लिए। इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। एंड रूल की अगर हम बात करें कि क्या रूल का डिफरेंस है इंडिया में एफडीआई एंड एफपीआई के लिए। देखिए, अगर इंडिया में कोई फॉरेन कंट्री 10% तक के स्टॉक खरीद रही है किसी चीज, किसी कंपनी के 10% तक के, तो वो कंसिडर होता है एफडीआई में।
सॉरी, वो कंसिडर होता है एफपीआई में। अगर 10% तक के स्टॉक्स खरीदे जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है 10% तक, और अगर 10% से ज़्यादा की बात हो रही है तो वो होता है एफडीआई में। ओके, तो ये इंडिया के स्लैब्स बनाए गए हैं कि 10% से नीचे अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक्स में कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, खरीदेंगे या कुछ भी और अदर टाइप की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आएगा एफपीआई के अंदर। और अगर 10% से ऊपर की बात की जाएगी तो वो आएगा एफडीआई के अंदर, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर। एक टर्म और यूज होती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआईआई। ये क्या चीज़ होती है? देखिए, इसमें क्या होता है कि जो फॉरेन की ऐसे कंपनीज है या कोई फॉरेन कंट्री है, वो फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट करेगी, और साथ ही साथ कैसे, जो हमारे फंड्स होते हैं किसी और कंट्री के, जो क्विक बक फंड्स होते हैं, क्विक बक मतलब जहाँ पे मैक्सिमम गेन किया जा सकता है। ओके, तो जैसे पेंशन फंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस बॉन्ड हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, हेज फंड हो गया, तो इस टाइप की चीज़ों में जब कोई इन्वेस्ट करेगा तो उसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। राइट, ये चीज़ ध्यान रखिए, इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ये छोटी छोटी होती है, और इसमें क्या होता है कि जो होस्ट कंपनी होती है उसके पास ये पूरे अधिकार होते हैं। ऐसे सारे अधिकार दूसरी कंपनी को नहीं देते हैं, वो बस एज ए इन्वेस्टर होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसके जो रूल्स हैं इंडिया में, देखिए जनरली तो इसे 24% तक ही सुनिश्चित किया गया है कि 24% से ज़्यादा आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। बट अगर उस कंपनी जिसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके बोर्ड ऑफ मेंबर एग्री करें और वो एक सर्कुलम मतलब क्लियरेंस दे दें कि ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हाँ, इन्वेस्टमेंट 24% से ज़्यादा किया जा सकता है। तो ये तीन चीज़ें थी, एफडीआई, एफपीआई एंड एफआईआई। यहाँ पे भी लिखा है, देखिए, ये कुछ टाइम पहले ही एफडीआई और एफपीआई के लिए रूल चेंज किया गया था। एंड एफपीआई हैज़ टू कट द एक्सेस स्टैक विद इन 5 वर्किंग डेज इफ इट्स holding in an cross of 10%, right? Less than 10% stake in a corporation is now considered as portfolio investment। वही मैंने जैसे आपको बताया कि अगर 10% से कम इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है किसी भी तो उसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा, और 10% से अगर ज़्यादा किया जा रहा है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट न्यूज़ बस आप ये ध्यान रखिए कि मध्य प्रदेश ने अभी अपनी जो गवर्नमेंट जॉब है वो सारी लोकल्स के लिए रिजर्व कर दी है, तो कंप्लीटली रिजर्व कर दी है। सारी की सारी जितनी भी स्टेट की जॉब होंगी वो सारी लोकल्स ही पहले फिल किए जाएंगे। ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं उन्होंने अनाउंस किया है ऑन ट्यूसडे। नेक्स्ट ये एक न्यूज़ आई है, सेंटर टारगेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स पीएसबी स्टैक सेल बाय मार्च। उसके स्टैक्स, पीएसबी के स्टैक सेल पे है मार्च से। इसमें एक वर्ड यूज हुआ है डिस इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे कि डिस इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस कंप्लीट की जाएगी। तो डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखिए, ये एक इकोनॉमिकल टर्म है जो ज़्यादा टफ नहीं है, नाम से भी आप समझ रहे हैं, बट थोड़ा इसकी डेफिनेशन में जाते हैं। देखिए, डिस इन्वेस्टमेंट एक एक्शन लिया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा या किसी भी गवर्नमेंट द्वारा, जब वो क्या करता है, अपने एसेट्स को सेल करता है। इट मीन्स अगर मेरे पास 1 करोड़ के एसेट्स हैं और मैं उसमें से 50 लाख के एसेट्स सेल कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिस इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट हटा रहा हूँ। राइट, सिंपल भाषा में है, बहुत ईजी है। एक चीज़ और कह सकते हैं कि अपनी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मीन्स अगर जहाँ जहाँ से लिया है, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने 3 कंपनीज में 4 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, ओके, 4 करोड़ पर कंपनी इन्वेस्ट किए हैं, और मैं 2 कंपनी में से अपना इन्वेस्टमेंट हटा रहा हूँ, रिड्यूस कर रहा हूँ, तो यानी मैंने टोटल 8 करोड़ वहाँ से रिड्यूस कर दिए, तो उसको भी डिस इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो डिस इन्वेस्टमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाना, कैपिटल गुड्स में, लेबर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको बढ़ाना। अगर कहीं से नुकसान हो रहा है या ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है तो कंपनीज नॉर्मली क्या करती है, डिस इन्वेस्ट कर लेती है, वहाँ से अपना पैसा वापस उठा लेती है, ताकि अदर जगह से जो बेनिफिट हो रहा हो वो इंक्रीज हो जाए। ओवरऑल बेनिफिट तो इंक्रीज होगा ना, अगर जहाँ से कमी हो रही थी वहाँ से आपने हटा दिया, जहाँ प्रॉफिट हो रहा था तो अब टोटल तो कम हो गया, तो टोटल में जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ के आएगा।
तो डिसइन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन बस थोड़ा ध्यान रखिए। नेक्स्ट न्यूज़, हाँ एक ये मेजर चेंज हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नेम याद रखिएगा इनका, अशोक लवासा इनका नेम है। इन्होंने, ये अभी तक इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के, इन्होंने अभी रिज़ाइन दिया है और इनका रिज़ाइन एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो अगस्त 31 तक इनको कहा जा रहा है कि रिलीव कर दिया जाएगा। क्यों, अब ये कहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, ये एज ए वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइन कर रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक में। तो ये काफ़ी बड़ी पोस्ट पे थे, तो ये न्यूज़ में आ सकता है, चांसेस है। अशोक लवासा जी पहले थे इलेक्शन कमिश्नर और अब वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। ये रिटायर आईएएस है 1980 बैच के। एक न्यूज़ और आई है, ये एक इमेज आई है, इस इमेज में ये जो आप देख रहे हैं रेड रेड पोटैटोज, ये सेक्रेटरीट गार्डन यानी सचिवालय के गार्डन केरला में, वहाँ पे ये उगाए गए हैं। और इसमें एक प्रोजेक्ट का जिक्र हुआ है, सुभिक्षा केरलम प्रोजेक्ट। देखिए ये सुभिक्षा केरलम प्रोजेक्ट, केरला आप सीधा लिंक कर दीजिए, केरला का ही है, बिल्कुल सही। देखिए इसमें क्या है, इस प्रोजेक्ट के अंदर मई 2020 में ये लॉन्च हुआ था। इस प्रोजेक्ट के अंदर ये जो फल है इसको बोलते हैं क्या, कसावा प्लांट, कसावा। इसको अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं तो ये है शकरकंदी, राइट। अलग अलग जगह इसके अलग अलग नेम होंगे, बट इंग्लिश में इसे कहते हैं कसावा प्लांट, और हिंदी में इसे नॉर्मली कहा जाता है शकरकंदी। तो इसका एक प्रोजेक्ट लगाया गया, सुभिक्षा केरलम प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट का नेम है, जिसके अंदर टापियोका की प्लांटिंग की जाएगी। देखिए टापियोका क्या है, यही है, कसावा ही प्लांट है, इसको ही कहा जाता है। तो ये एक टाइप से ये रूट होता है, और टापियोका एक स्टार्च होता है जो इसके रूट से मिलता है, तो इसकी प्लांटिंग की जाएगी। तो ये चीज़ याद रखिए, सुभिक्षा जो केरलम प्रोजेक्ट है उसमें कसावा टापियोका की प्लांटिंग की जाएगी। तो ये उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट है। कौन इस कॉरपोरेशन को हेल्ड कर रहा है, कौन है इसका कॉरपोरेशन में मेन, इसको है कोझिकोड कॉरपोरेशन, ठीक है। ये कोझिकोड कॉरपोरेशन का इनिशिएटिव है एंड केरला वाटर मैनेजमेंट इसके साथ कॉर्पोरेट कर रहा है, केरला वाटर मैनेजमेंट भी इसके साथ कॉर्पोरेट कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, शकरकंदी का प्रोजेक्ट है सुभिक्षा केरलम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट न्यूज़, हाँ ये तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा, क्रिकेट के फैन हो तो ड्रीम 11 को आप ज़रूर पहचानते होंगे। ड्रीम 11 इस बार का आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर होगा, और इसने बिड लगाई थी, तो बिड 222 करोड़ पर ईयर की बिड के साथ इसने ग्रैब कर लिया है ये अपॉर्चुनिटी, एंड ड्रीम 11 अब क्या होगा, न्यू टाइटल स्पॉन्सर होगा। नेक्स्ट न्यूज़, पहले बात करते हैं नो गो फॉरेस्ट की। नो गो फॉरेस्ट क्या है, एक न्यूज़ आई है, इसमें माइनिंग की परमिशन मिलती है, ठीक है, फॉरेस्ट एरियाज में। तो नो गो फॉरेस्ट एक कैटेगरी है फॉरेस्ट की। देखिए नो गो फॉरेस्ट वो एरियाज होते हैं फॉरेस्ट के जो कि बहुत डेंस फॉरेस्ट होते हैं, राइट। बस बहुत सिंपल है, देखिए इतना नो गो, बस कंफ्यूज नहीं होना है। वेरी डेंस फॉरेस्ट जो होते हैं उन फॉरेस्ट को हम नो गो फॉरेस्ट कहते हैं। तो ये न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि इस फॉरेस्ट एरिया में अब माइनिंग की परमिशन मिल रही है। तो बस हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर नो गो एरियाज की बात की जाए, नो गो रीजन्स की बात की जाए, तो ये होते हैं वेरी डेंस एरियाज, राइट। और इसको किसने क्लासिफाइड किया है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। सेकेंड न्यूज़ जो हमारे पास इसमें है, इंडिया कमिटेड टू स्ट्रेंथनिंग टाइज। ये कहाँ की बात हो रही है, श्रीलंका के साथ की बात हो रही है, ठीक है। इसमें एक प्रोजेक्ट का जिक्र है, प्रोजेक्ट एक दो वीक पहले काफ़ी न्यूज़ में था तो हमने उसको कवर किया है, फिर भी एक बार प्रोजेक्ट का नेम आया तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, बस कौन सी कंट्रीज। प्रोजेक्ट का नेम है ईस्ट कंटेनर टर्मिनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। कहाँ पे ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कोलंबो पोर्ट है जो श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट है, वहाँ पे एक टर्मिनल डेवलप किया जाता है, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, वो डेवलप किया जा रहा है। और कौन डेवलप कर रहा है, श्रीलंका, इंडिया एंड जापान, तीनों मिलके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इंडिया तो है ही श्रीलंका के साथ, साथ में जापान भी है।
नेक्स्ट न्यूज, हाँ, चीते की बात हुई है। साउथ अफ्रीकन चीता मैसूर के जू में पहुंच चुके हैं। तो मैसूर का जो जू है जहाँ पे चीते आए हैं अभी, वो इंडिया का सेकंड जू बन चुका है जो अफ्रीकन चीता जहाँ पे मौजूद है। तो सेकंड अगर ये बना है तो फर्स्ट कौन था? फर्स्ट हमें याद होना चाहिए सक्करबर्ग जूलॉजिकल गार्डन, दैट इज सक्करबर्ग जू। 2009 में यहाँ पे अफ्रीकन चीताज आए थे और ये फर्स्ट जू है इंडिया का जहाँ पे अफ्रीकन चीताज आए थे। ठीक है, सिंगापुर के जू से लाया गया था, ट्रेड किया गया था कि 3 लॉयंस दिए गए थे और 2 पेयर ऑफ चीता लेके आए थे। लोकेशन क्या है इस जू की? सकरबर्ग जूलॉजिकल गार्डन की, जूनागढ़ गुजरात। ठीक है, गुजरात में ये है। मैसूर जू तो मैसूर में ही है। मैसूर कहाँ पे है? कर्नाटक में। ओके, तो अफ्रीकन चीताज यहाँ पे लाए गए हैं। ये सेकंड जू बन चुका है। एक मेल एंड 2 फीमेल को लेके आया गया है। वही सेम चीज जैसे एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम जो चलता है, जैसे पिछली बार लायंस दिए गए थे एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत, तो ये जू आए हैं। कौन से एयरपोर्ट में आए हैं? एयरपोर्ट का नाम भी मेंशन था, तो ये भी देख लीजिए। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? बेंगलोर, कर्नाटक में। ठीक है, मैसूर जू सेकंड ऐसा जू है जहाँ पे अफ्रीकन चीता है, एंड सकरबर्ग जूलॉजिकल गार्डन गुजरात पहला ऐसा है जहाँ पे अफ्रीकन चीता है। नेक्स्ट न्यूज रेलवे डिपार्टमेंट से है। रेलवे डिपार्टमेंट में एक काफी अच्छा काम हुआ है। निंजास, जिनका नेम है निंजास अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ठीक है, इनको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और ये इनका मेन काम क्या होगा? सर्विलियंस सिस्टम, ड्रोन बेस्ड सर्विलियंस सिस्टम। ये आप इमेज देख सकते हैं, ड्रोन बेस्ड सर्विलियंस सिस्टम होगा ये। और इसकी मदद से वीडियो स्ट्रीमिंग की जाएगी, रियल टाइम ट्रैकिंग की जाएगी, ऑटोमेटिक फेल सेफ मोड होगा इसमें। और ये क्या करेगा? रेलवे की एसेट्स और उसकी सेफ्टी, पैसेंजर की सेफ्टी की जिम्मेदारी भी इसके ऊपर दे दी जाएगी। अब जब ये होगा तो ये पूरा कंट्रोल होगा। रेलवे जो पोर्ट होते हैं, रेलवे जो स्टेशन होते हैं, वहाँ पे पूरा देखा जाएगा, सर्विलेंस की जाएगी। तो इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है फ्यूचर में। रेलवे की सिक्योरिटी से लेकर के, रेलवे के ट्रैक से लेकर के, दूर ही किसी को नहीं जाना पड़ेगा। अगर ट्रैक में कहीं पे कुछ टूट गया है या कोई और प्रॉब्लम है तो आप ड्रोन की मदद से इसको देख सकते हैं। वर्कशॉप में क्या चीज़ चल रही है, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो अभी तक ये कहाँ पे प्रोक्योर्ड हुआ है? ठीक है, 9 ड्रोन्स आ गए हैं अभी तक। और कहाँ पे इनको लगाया गया है? साउथ ईस्टर्न रेलवे में, सेंट्रल रेलवे में, मॉडर्न कोचिंग फैक्ट्री रायबरेली एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे में। इन ड्रोन्स का ऑपरेशन डिजास्टर साइट पे भी किया जा सकता है रेस्क्यू एफर्ट्स को बनाने के लिए। नेक्स्ट न्यूज, ये जो न्यूज आई थी पहले इसको देख लेते हैं। इंडिया कॉप्टर फाइट ऑयल स्पिल इन मॉरिशस। ये हमने कल की ही 17 अगस्त की न्यूज में कवर किया है। एंड क्या चीज है यहाँ पे देखिए, ये न्यूज थी अगस्त 17 को आई थी। ब्लू बे मरीन पार्क जो मॉरिशस में है, ये रही लोकेशन। यहाँ पे एक शिप, जो जापान का शिप है, MV वाकोसिवा बल्क कैरियर, ये 2 पार्टों में टूट गया और इसमें ऑयल था काफ़ी मात्रा में, तो वो काफ़ी मात्रा में लीक हो गया था इंडियन ओशन में। अब यहाँ पे लीक होने से बहुत नुकसान है, बिकॉज ये एक जो एरिया है ये एक कंजर्व एरिया है। यहाँ पे बहुत हैबिटाट है फिशेस का, एनिमल्स का। एक तो ये कौन सा है? फिशिंग रिजर्व एरिया है ये, ठीक है, जहाँ पे ये हुआ है फिशिंग रिजर्व एरिया है। और दूसरा ये एक मरीन पार्क भी है, तो ये चीज ध्यान रखिए, ये एक मरीन पार्क भी है। तो यहाँ पे ये ऑयल लीक हुआ है, ये जो टैंकर है ये काफी दुखद है, बिकॉज काफी बड़े अमाउंट में ये चीज हो गया है और ये काफी अफेक्ट कर रहा है एक्वेटिक एनिमल्स को। इंडियन ओशन में लीक हुआ है, याद रखिएगा। तो इसमें क्या है, अब इंडिया भी मदद कर रहा है, किससे? अपने ध्रुवा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की मदद से एंड चेतक हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू मिशन चला रहा है वहाँ पे ऑयल स्पिल जो हुआ है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि इंडिया जो मदद कर रहा है वो हेलीकॉप्टर्स की मदद से कर रहा है, ध्रुवा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की मदद से एंड चेतक हेलीकॉप्टर की मदद से। नेक्स्ट न्यूज़ में एक जिक्र हुआ है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का, दैट इज NTCA। इसकी बात कर लेते हैं, कब गठन हुई थी। देखिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2005 में गठन हुई थी, ज़्यादा पुरानी नहीं है। और टाइगर टास्क फोर्स के नाम पे ये
गठन हुई थी, मतलब टाइगर टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन पे ये गठन की गई थी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसका जो काम है वो भी टाइगर रिजर्व, जो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर है उसके जैसा ही है। एंड इसका काम भी यही है कि टाइगर को प्रोटेक्ट करना, टाइगर का कंजर्वेशन बढ़ाना। और इस साल तो एक अच्छी चीज़ जो हुई है कि इंडिया में टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो अपने मैक्सिमम पे पहुंच चुकी है, वो काफ़ी अच्छी बात है। प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करें तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट टाइगर काफ़ी पुराना, काफ़ी फेमस एक प्रोग्राम है इंडिया का, टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम, जिसको कि प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। 1973 में ये स्टार्ट किया गया था, जिस समय किसकी, इंदिरा गांधी जी की सरकार हुआ करती थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉरपोरेशन दिया था किसका, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, दैट इज WWF, इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कॉरपोरेशन दिया था। तो दो चीज़ याद रखनी है, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था 1973, एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कब गठन हुई 2005 में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिन्हें इसे कंस्टिट्यूट किया था। ये हमने कवर कर लिया है। एक लास्ट देख लेते हैं, छोटा सा है, इसमें किलिंग की बात हुई है। देखिए, वेल किलिंग वर्क सस्पेंड, किलिंग क्या चीज़ है, किलिंग कुछ मारना नहीं है, किलिंग एक टेक्निकल टर्म है इन इस ऑयल, अगर हम बात करें ऑयल इंडस्ट्री में, किलिंग एक टेक्निकल टर्म है, उसको जानते हैं ऑपरेशन काइंड ऑफ ले आप किलिंग को। देखिए, किलिंग एक टेक्निकल टर्म है, जैसे इसमें बताया, उसमें क्या होता है कि जो कोई, जहाँ पे ब्लो आउट होता है ना ऑयल का, नेचुरल ब्लो आउट होता है, यानी कोई गैस प्लांट है या कुछ ऑयल वेल है, तो वहाँ पे जब ब्लो आउट होता है तो किलिंग टर्म तब यूज की जाती है जब हम उस ब्लो आउट को कवर करने के लिए वहाँ पे विस्कस मड सीमेंट मिक्सचर को डालेंगे हाई प्रेशर में। आप समझे, जैसे यहाँ पे ब्लो आउट हुआ है, ये ऑयल का एरिया था और यहाँ पे ब्लो आउट हुआ है, तो यहाँ पे क्या इनलेट किया जाएगा, विस्कस मड सीमेंट, मड सीमेंट, ठीक है। विस्कस मड सीमेंट को यहाँ पे हाई प्रेशर में ब्लो आउट किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो ये पोर्स होंगे यहाँ पे जहाँ से ब्लो आउट हो रहा है वो ढक जाएंगे, यानी फिर ब्लो आउट आगे नहीं होगा। तो ब्लो आउट को रोकने के लिए जो विस्कस मड सीमेंट का मिक्सचर यूज किया जाता है उसको ही किलिंग प्रोसेस कहते हैं। किलिंग वो टेक्निकल टर्म है जब हम इंजेक्ट करते हैं विस्कस मड सीमेंट को हाई प्रेशर पे, ठीक है। मेन चीज है ब्लो आउट को रोकने के लिए किया जाता है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि किलिंग क्या चीज है, पोर्स को ब्लो आउट को रोकने के लिए ये चीज यूज की जाती है। विस्कस मड सीमेंट, ये चीज याद रखिएगा कि इसमें क्या यूज होता है, विस्कस मड सीमेंट का जो मिक्सचर है वो यूज होता है एट हाई प्रेशर। आज के डिस्कशन में इतना ही था, होपफुली आपको पसंद आया हो, एंड आप हमारे डिस्कशन की PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टू अप्लाई फॉर CAPF, आप डायरेक्ट वहाँ से जा सकते हैं, अदरवाइज हमने आपको वेबसाइट बता दी है upsconline.nic.in, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।